स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, जब राज्य किसी देवस्थान की भूमि को निजी बनाकर ऑक्शन कर दे और उस पर अपना आधिपत्य जमाने लगे, तब कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और कोर्ट ने, तमिलनाडु कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत ही क्लियर स्टैंड लिया है कि देवता की संपत्ति पर राज्य का कोई स्वामित्व नहीं है और मंदिरों की भूमि जो मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा ऑपरेट की जाती है, उसका ऑक्शन करा करके आप बेच नहीं सकते। यह बहुत बड़ा केस है तमिलनाडु का, जिस केस में तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट का एक बड़ा ही रिमार्केबल डिसीजन आया है, जो कि देवस्थानों की भूमियों को लेकर के वहाँ की राज्य के द्वारा चलाए जा रहे बड़े अभियान, जिसमें लगभग 110 करोड़ की एक मंदिर की 200 एकड़ की जमीन बेच दी गई थी, उस पर बहुत बड़ा निर्णय आया है। और इसमें इस तरह से बहुत से और मामले भी हैं जिनको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना सोशल मीडिया चैनल बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर आप डाल करके हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे जुड़ सकते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद एक कानून लाया गया। कानून का नाम था HR&CE एक्ट, जो यानी कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट। और दावा किया गया कि ये बड़े ही पवित्र उद्देश्य से लाया गया है, जहां पर मंदिरों का संरक्षण किया जाएगा और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य याद रखिए कि ब्रिटिश काल में जब चर्च मिशनरियों और औपनिवेशिक सत्ता ने मंदिर पर नियंत्रण की कोशिश की थी, तो जनविरोध इतना तीखा हुआ था कि अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन विडंबना देखिए कि जो काम विदेशी शासक नहीं कर पाए, वो स्वतंत्र भारत के सेकुलर स्टेट ने करके दिखा दिया। एक खतरनाक पैटर्न बना इन मंदिरों के ओनरशिप में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, मंदिर वंशानुगत ट्रस्टी चलाया करते थे। इन वंशानुगत ट्रस्टियों को विवाद के नाम पर हटा दिया गया। सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के नाम से पद सेलेक्ट किए और सरकारी अधिकारियों को वहां पर नियुक्त किया, और उसके बाद मंदिरों में घाटे दिखाना शुरू किए और मंदिरों की भूमि को अनुपयोगी से सिद्ध कर दिया। अब जब मामला कोर्ट पहुंचता है, न्यायालय पहुंचता है, तो आंकड़े बहुत ही भयंकर सामने आते हैं। सरकारी रजिस्टरों में दर्ज भूमि और वर्तमान रिकॉर्ड के बीच में 47,000 एकड़ भूमि गायब थी। अब यह जमीन ना तो किसी युद्ध में चली गई थी, ना किसी अधिग्रहण में गई थी, और ना ही किसी वैध बिक्री में बेची गई थी। यह जमीन फाइलों के हेरफेर से गायब थी। अदालत ने टिप्पणी की, और यह बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी है कि व्हेन द फेंस ईट्स द क्रॉप हु कैन प्रोटेक्ट इट। मतलब जब बाढ़ ही खेत खाने लग जाएगी तो उम्मीद की रक्षा आप किससे करेंगे। यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं थी, यह आस्था के साथ संस्थागत धोखाधड़ी का काम किया गया था। अब इस पूरे तंत्र में एक सबसे भयंकर और जो रेलेवेंट केस का उदाहरण है वह देखिए। तेनकासी जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर अन्नामथाई नाथर मंदिर है। इस मंदिर की 110 करोड़ के मूल्य की भूमि को पहले जो है वहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल होता है कोबिल पोरम्बोक, यानी कि पवित्र मंदिर भूमि की लिस्ट से हटाया गया। उसके बाद उसे बंजर भूमि घोषित किया गया। क्यों? ताकि उसे नीलाम किया जा सके। लेकिन नीलामी कैसी होगी? कोई सार्वजनिक विज्ञापन नहीं जारी किया गया, कोई खुली प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। बोली लगाने वाले वही थे जो पहले से उस जमीन पर कब्जा कर चुके थे, और परिणाम स्वरूप मंदिर की भूमि बिना किसी वैध प्रक्रिया के कागजों में ही दूसरे को सौंप दी गई। आप और भी इसमें एक इंटरेस्टिंग केस है जहां पर उसी मंदिर की भूमि पर 2 मस्जिद भी बोली लगाते हैं। यहीं से सामने आते हैं एक पर्सन जिनका नाम है KG कृष्णन। KG कृष्णन साहब ने 1890 से दस्तावेज निकाले और अदालत के सामने पूरे खेल को खोल करके रखा। अब यहाँ पर अदालत ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद 3 प्रकार की ऐतिहासिक रीजनिंग दी। पहला सिद्धांत, कोर्ट ने कहा कि जो देवता है वह कानून की दृष्टि में नाबालिग है, यानी कि माइनर है, और नाबालिग की संपत्ति उसके माता पिता भी बिना अदालत की अनुमति के नहीं बेच सकते। तो सवाल उठा, राज्य सरकार फिर किस अधिकार से बेच रही है। दूसरा बड़ा सिद्धांत जो कोर्ट ने दिया वो है कि कोर्ट इज अ गार्जियन, यानी कि अदालत ने स्पष्ट
स्पष्ट किया कि न्यायालय इस नाबालिग देवता का गार्जियन है, संरक्षक है। राज्य सरकार मालिक नहीं है, केवल प्रबंधक है, और प्रबंधक को स्वामित्व का अधिकार नहीं होता है। इसके साथ साथ तीसरा बड़ा फैसले में जो एंगल लाया गया कि ये पूरी नीलामी की प्रक्रिया इलीगल है, अवैध है, सभी सेल डीड को निरस्त किया जाता है और भूमि मंदिर के पास वापस दी जाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने एक लाइन में सिद्धांत को तय कर दिया है कि कब्जा कभी भी मालिकाना हक नहीं बनाता है। आप केवल कब्जा करके मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यह फैसला किसी धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। यह फैसला राज्य की सीमा, राज्य की शक्ति की सीमा निर्धारित करने वाला फैसला है। मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ कोई धार्मिक घोषणा नहीं की है, और इसे धर्म के चश्मे से मत देखिएगा। मद्रास हाई कोर्ट ने एक संवैधानिक सिद्धांत दोहराया है, और वह यह है कि राज्य संपत्ति का प्रबंधक हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता। अब जब राज्य स्वयं उस संपत्ति का निस्तारण करने लगे तो इसे केवल संरक्षित करने के लिए जब आप नियुक्त किए थे तो प्रशासन नहीं रहता है, बल्कि वह हो जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला। यहां पर हितों का टकराव आता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, देवता को उन्होंने एक ज्यूरिस्टिक पर्सन माना, एक न्यायिक व्यक्ति माना, और देवता के संबंध में उन्होंने बहुत साफ बात कही कि उसकी संपत्ति का निर्णय कार्यपालिका नहीं लेगी, केवल न्यायपालिका लेगी। और महत्वपूर्ण रूप से एक बात और भी समझिएगा कि यह नीति राजस्व तर्क या प्रशासनिक सुविधा कानून से ऊपर नहीं हो सकती, और इसीलिए यह फैसला एक प्रेसिडेंट स्थापित करता है, केवल मंदिरों के लिए नहीं बल्कि उन सभी संपत्तियों के लिए जहां पर राज्य को गार्जियन की भूमिका दी गई है, ओनर की तरह राज्य व्यवहार न करने लग जाए। और आज सवाल आस्था का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि क्या राज्य अपनी शक्ति की सीमाओं को स्वीकार करेगा या अदालतों को अब भी बार बार हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मद्रास हाई कोर्ट ने अपना उत्तर दे दिया है, और यह फैसला अब इतिहास में दर्ज है कि जब राज्य और कानून आमने सामने आ जाएंगे तो अंतिम निर्णय कानून का ही होगा। अब आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी दे देता हूं। हमारा प्रतिज्ञा बैच जो कि जनवरी बैच है वह शुरू होने जा रहा है 15 जनवरी से। इस बैच में आपको हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में जिस भी माध्यम से आप एडमिशन लेना चाहे ले सकते हैं। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, टाइमली कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा विद राइटिंग, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस। साथ ही साथ अगर आप हमारे बैचेस से जुड़े हैं कभी या हमारे बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं तो आपको इसकी और डिटेल्स या हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा जानकारी भी होगी। अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाइए, वहाँ पर आप हमारा ब्रोशर देख सकते हैं। आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप हमारे कोर्सेज से जुड़े सारी जानकारी के साथ साथ डेमो क्लासेस को भी देख सकते हैं, और उसके बाद निर्णय लीजिए और ज्वाइन कीजिए। महत्वपूर्ण रूप से एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपको इन कोर्सेज में कुछ अच्छा डिस्काउंट चाहिए तो वह डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड फैकल्टी कोड होता है, और इस कोड से आपको स्टडी IQ का हर एक कोर्स काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाएगा। तो एक बार पहले कोर्स की डिटेल्स को पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप डिस्प्ले हो रहे नंबर पर भी जा करके कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट होकर के बातचीत कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से पीके लाइव कोड को मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको एक अच्छा डिस्काउंट दिला देगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।